हेलो साथियों, मैं दीपक कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके प्यारे से चैनल गोल्डन फ्यूचर क्लासेस पर। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, नियमित रूप से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, अपनी मंजिल की ओर अग्रसर होंगे। और जैसा कि आपको पता है, हम सभी आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए तैयार हैं। आने वाला एग्ज़ाम्स हमारा है एसएससी जीडी, और एसएससी जीडी को हम ध्यान में रखते हुए प्लस अन्य भी हिंदी मीडियम के सभी एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए जो सीरीज़ चला रहे हैं उसमें आज का हमारा टॉपिक है हिंदी की वर्णमाला की जो क्लासें चल रही हैं उस वर्णमाला में आज हमारा शुरू होगा हिंदी का वर्णमाला व्याकरण का व्यंजन। तो आइएगा, आज हम बात करते हैं आपके साथ व्यंजन पर। और इससे पहले हम आपकी क्लास स्वर के साथ ख़त्म कर चुके हैं। इसमें हम सबसे पहले जान चुके हैं हिंदी वर्णमाला के बारे में, सबसे पहले डिटेल के साथ जाना। उसके बाद में फिर अगली क्लास में हमने स्वर के बारे में जान लिया है बहुत अच्छे से। अगर किसी भी हमारे साथी ने, किसी भी हमारे भाई बंधु ने, किसी भी विद्यार्थी ने अगर हिंदी वर्णमाला में स्वर और स्वर से संबंधित बातों का अध्ययन नहीं किया है तो वो जाकर के वो 2 वीडियो देख सकता है। जब तक हमारा बेसिक क्लियर नहीं होता है तब तक हम अन्य सभी चीज़ों को डिटेल के साथ नहीं जान सकते। तो आइए बात करते हैं हम अपने आज के टॉपिक पर, और आज का हमारा टॉपिक है हिंदी व्याकरण का व्यंजन। पिछले क्लास में हम व्यंजन के बारे में भी, व्यंजन की परिभाषा जान चुके हैं, लेकिन फिर भी आइए स्टार्ट करते हैं कि व्यंजन क्या है। वास्तव में व्यंजन क्या है। व्यंजन से पहले हमें स्वर के बारे में मालूम है, ये स्वतंत्र ध्वनियाँ होती हैं। स्वर स्वतंत्र ध्वनियाँ होती हैं, इनके उच्चारण में किसी वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, इनका उच्चारण स्वतंत्र रूप में होता है। लेकिन व्यंजन के साथ ऐसा नहीं है, व्यंजन स्वर के जैसा नहीं है। व्यंजन वे ध्वनियाँ हैं जिनका हम स्वतंत्र उच्चारण नहीं कर सकते बिना किसी की सहायता लिए। इसका मतलब है ये ध्वनियाँ स्वतंत्र नहीं है, आत्मनिर्भर नहीं है, ये किसी दूसरे पर निर्भर हैं। और अगर किसी दूसरे पर निर्भर है तो किस पर निर्भर है? ये निर्भर है स्वर पर। वो कैसे स्वर पर निर्भर है? हमें मालूम होना चाहिए कि व्यंजन का उच्चारण करते समय, जब हम व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो वहाँ पर स्वर निकलता है। जैसे कि अगर आप उच्चारण के आधार पर देखें, जैसे हम का उच्चारण करते हैं, इस जब का को बोलते हैं तो हमारे मुँह से जो आवाज़ निकलती है वो का प्लस आ के रूप में निकलती है। का अंत में क्या निकलता है? आ निकलता है। तो व्यंजन वे ध्वनियाँ हैं जिनका उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है, और वो अन्य वर्ण होते हैं स्वर। इनका स्वतंत्र रूप में उच्चारण नहीं किया जा सकता। तो आइएगा हम पहले व्यंजन की परिभाषा पर बात करते हैं। वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करते समय, उच्चारण करते समय अन्य वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है, अन्य वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है, अन्य वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है, अन्य वर्ण की सहायता। और अन्य वर्ण में वो वर्ण कौन से होते हैं? अगर हम अन्य वर्ण की बात करें, वो वर्ण हमारे स्वर होते हैं। स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, जिनका उच्चारण स्वतंत्र नहीं होता है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? उन्हें व्यंजन कहते हैं। ये तो हमारी परिभाषा हो गई। वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है, जिनका स्वतंत्र रूप में उच्चारण नहीं होता है, और उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें व्यंजन। जैसे का, अगर इसकी बात करें, जब हम का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुंह से क्या निकलता है? का। आ पहले निकलता है, बाद में आ भी निकलता है। तो अगर इस का को हम तोड़ना चाहें तो देखते हैं, इसको अगर अर्ध रूप में लेना चाहें, अर्ध रूप का मतलब इसको केवल और केवल व्यंजन के रूप में लिखना चाहें तो इसमें पीछे आ निकलता है, पीछे आ सम्मिलित होता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आधे का के रूप में। कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनको अर्ध रूप में नहीं लिखा जा सकता, तो उसको हलंत लगाकर लिखा जाता है, का प्लस आ। जैसे कि हमारा हो गया खा, अगर इसकी बात करें, इसमें खा प्लस आ निकलता है।
जैसे कि हा, इसमें हा हलंत लगा दें और आ निकलता है। ये तो हमारी बात हो गई है कि व्यंजन को जब हम उच्चारण तो कर लेते हैं, लेकिन अगर स्वतंत्र रूप में लेखन देखें तो उनका स्वतंत्र रूप में लेखन ये है। ये इनका उच्चारण नहीं किया जा सकता, इनको सिर्फ और सिर्फ लिखा जा सकता है, क्योंकि जब आप इनको उच्चरित करेंगे तब स्वर तो निकलेगा ही निकलेगा, क्योंकि बिना स्वर की सहायता से इनका उच्चारण नहीं किया जा सकता। तो अब बात करते हैं इनकी संख्या कितनी है। अब बात करते हैं कि व्यंजन की संख्या कितनी है। संख्या की बात करते हैं तो आपको पता होगा उच्चारण के आधार पर व्यंजनों की संख्या, उच्चारण के आधार पर व्यंजनों की संख्या। अगर हम उच्चारण के आधार पर व्यंजनों की संख्या की बात करें तो उच्चारण के आधार पर व्यंजन जो हैं वो 33 प्रकार के व्यंजनों की संख्या है, वो 33 है। उच्चारण के आधार पर व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33। कौन कौन से आते हैं? आपको पता होगा हमारे स्पर्श वर्गीय व्यंजन होते हैं, स्पर्श वर्गीय व्यंजन या स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या होती है 33। इनकी संख्या कितनी होती है? स्पर्श या वर्गीय व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25। स्पर्श या वर्गीय व्यंजन होते हैं, स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन। इसके बाद में हमारे व्यंजन आते हैं अंतस्थ। कौन से आते हैं? अंतस्थ। और अंतस्थ व्यंजन की संख्या है 4। इसके बाद में हमारे आते हैं ऊष्म। कौन से व्यंजन आते हैं? ऊष्म। ये हमारे अंतस्थ व्यंजन हो गए। इसके बाद में हमारे ऊष्म व्यंजन हो गए, और इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या होती है 4। तो ये टोटल हमारे कुल कितने हो जाते हैं? अगर हम कुल की बात करें तो उसमें कुल वर्णों की संख्या कितनी आती है? 25 और 4 29, 29 और 4 33, 29 और 4 33। उच्चारण के आधार पर व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? उच्चारण के आधार पर व्यंजन वर्णों की संख्या 33 है। कौन कौन हो गए? 25 4 29, 25 4 29 और 4 33। कुल कितने हो गए? कुल हो गए हमारे 33। अब बात आती है लेखन के आधार पर। लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी है? लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या, लेखन के आधार पर व्यंजनों की संख्या, देखिए जानना होगा लेखन के आधार पर व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। तो लेखन के आधार पर व्यंजन जानने से पहले हम जान लेते हैं कि उच्चारण में कौन कौन से व्यंजन जोड़े जाते हैं, तो हमारे लेखन के आधार पर व्यंजनों की संख्या बनती है। तो अगर आप जानना चाहते हैं हम आपको बता दें कि लेखन के आधार पर व्यंजनों की संख्या होती है 39। कौन कौन से होते हैं? देखिए 33 तो हमारे ये वर्ण हो गए उच्चारण के आधार पर 33 हो गए, जिसमें स्पर्श वर्गीय व्यंजन 25, अंतस्थ व्यंजन 4 और ऊष्म व्यंजन कितने? 4। तो टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए 33। लेखन के आधार पर कितने आते हैं? लेखन के आधार पर आते हैं 33 प्लस हमारे आते हैं संयुक्त व्यंजन। कौन से आते हैं? संयुक्त व्यंजन। इनकी संख्या कितनी है? संयुक्त व्यंजन की संख्या है 4। कितनी है? 4। संयुक्त व्यंजन की संख्या है 4 प्लस 2 हमारे आते हैं उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन। कौन से आते हैं? उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन। उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन। इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या है 2। इनकी संख्या कितनी है? 2। देखिए 33 और संयुक्त 4, 33 और 4 37, 37 और 2 39, 37 और 2 39। तो ये हमारे व्यंजन कितने हो गए टोटल? लेखन के आधार पर व्यंजनों की संख्या है 39। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा कि उच्चारण के आधार पर व्यंजनों की संख्या कितनी? 33। लेखन के आधार पर व्यंजनों की संख्या कितनी? 39। उच्चारण के आधार पर व्यंजनों की संख्या कितनी? 33। 33 में 3 प्रकार के व्यंजन शामिल हैं। एक तो हमारे स्पर्शीय व्यंजन या वर्गीय व्यंजन इनको कहा जाता है, या फिर स्पर्श वर्गीय व्यंजन कह सकते हैं,
कितने होते हैं? 25। कौन कौन से होते हैं अभी डिटेल के साथ हम जानते हैं। इसके बाद में हमारे आते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ 4 होते हैं, ये भी कौन कौन से होते हैं अभी इनको डिटेल के साथ जानते हैं। इसके बाद हमारे होते हैं ऊष्म व्यंजन, और ऊष्म व्यंजन भी कितने हैं? 4 हैं टोटल, 25, 4 29, 4 33। इसके बाद में लेखन के आधार पर व्यंजनों की संख्या की बात करें तो 39 होते हैं। इसमें भी 33 तो हमारे लेखन वाले, उच्चारण वाले आ जाते हैं। संयुक्त व्यंजन होते हैं 4। कौन कौन से संयुक्त में आते हैं अभी इनको हम डिटेल के साथ जानते हैं। उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन 2 होते हैं, इनको भी डिटेल के साथ जानते हैं। ये टोटल मिलाकर के कितने होते हैं? 39। तो आइए बात करते हैं 39 कौन कौन से हैं। बात करते हैं कि 39 कौन कौन से हैं, ये सभी प्रकारों पर विधिवत चर्चा करते हैं। और आप सभी लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहें और आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए तैयार रहें। आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए तैयार रहें। हमारी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि एग्ज़ाम हॉल में बैठकर हमें ये सोचना ना पड़े कि हमने कहीं कसर छोड़ी है। हम अपना एक नियम बना लें पढ़ाई करने का और विशेष प्रकार से पढ़ाई करें। बच्चों की दिक्कत क्या होती है, जब वो एग्ज़ाम देने जाते हैं तो एग्ज़ाम में जाते समय उनको डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ अनर्थ हो जाए, मतलब कुछ बिना पढ़ा हुआ आ जाए। अगर हमारी तैयारी में दम है, अगर हमने तैयारी अच्छे से कर रखी है, तो हम यही कह सकते हैं कि जहाँ से तुम्हें पूछना हो पूछ लीजिएगा। परीक्षा हाल में अगर हमने तैयारी अच्छे से कर रखी है तो हमारे दिमाग में एक प्रश्न उठेगा कि जहाँ से तुम्हें पूछना है तुम पूछो, हम प्रश्न को हल करके दिखाएंगे। तो तैयारी हमारी डर वाली नहीं होनी चाहिए, तैयारी हमारी टॉप ग्रेड की होनी चाहिए, लेवल 1 की होनी चाहिए, जिसमें परीक्षा देते समय हमारे मन में संकोच ना रह जाए, डर ना रह जाए। अगर आप डर को ख़त्म कर चुके हैं तभी आप मंजिल को पा सकते हैं, तभी आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। जिसने अपने अंदर डर को समाप्त नहीं कर पाया वो मंजिल तक पहुंचना बहुत मुश्किल बात हो जाती है। तो आइए अब हम बात करते हैं अपने व्यंजनों के प्रकार पर। किस पर बात करते हैं? व्यंजनों के प्रकार। व्यंजनों के प्रकार कितने प्रकार के? मुख्य रूप से व्यंजनों के प्रकार, ऐसा कभी प्रश्न एग्जाम में नहीं बनता है कि व्यंजनों के प्रकार कितने होते हैं, लेकिन फिर भी आपको बताया देते हैं। व्यंजनों के प्रकार हम 4 तरीके के देखते हैं। कौन कौन से? एक तो हमारा आता है स्पर्शीय व्यंजन। कौन सा आता है? स्पर्शीय व्यंजन। स्पर्शीय व्यंजन एक हो गया, एक हमारा आता है स्पर्शीय व्यंजन। दूसरा आता है हमारा अंतस्थ। कौन सा आता है? अंतस्थ व्यंजन। और तीसरा हमारा कौन सा आता है? एक तो हमारा अंतस्थ व्यंजन है, और अगर हम अपने तीसरे पर बात करें तो तीसरा हमारा आता है ऊष्म व्यंजन। कौन सा आता है? ऊष्म। और अगर हम चौथे पर बात करें तो चौथा हमारा आता है द्विगुण या उत्क्षिप्त, या इसका एक और नाम है नवविकसित। क्या कहते हैं? नवविकसित व्यंजन। ये हमारे वो 4 प्रकार हैं जिनको हमें डिटेल के साथ जानना है। व्यंजनों के प्रकार कितने प्रकार के पाते हैं हम? 4 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? इन पर हम डिटेल के साथ चर्चा करते हैं। तो आप सभी लोग विधिवत अपनी तैयारी करते रहें अच्छे से, और अगर हम ऐसे ही अपनी पढ़ाई करते रहे, तो हमें पूरा भरोसा है, पूरी उम्मीद है हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। हम अपनी मंजिल तक जरूर ही पहुंचेंगे। देखिएगा, व्यंजनों के प्रकार कौन कौन से हम देख चुके हैं। 4 प्रकार होते हैं। देखिएगा, अब बात करते हैं हम अपने सबसे पहले प्रकार पर। सबसे पहला प्रकार हमारा कौन सा है? सबसे पहला वाला प्रकार हमारा है स्पर्शीय। कौन सा है? स्पर्शीय या वर्गीय व्यंजन। अब आपके जहन में एक प्रश्न उठ रहा होगा, आपके मन में
आपके दिमाग में प्रश्न उठ रहा होगा कि सर इनको स्पर्शीय क्यों कहा गया, इनको वर्गीय व्यंजन क्यों कहा गया। इसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। इनको स्पर्शीय इसलिए कहा गया क्योंकि जब भी इनका उच्चारण किया जाता है, जब भी हम इनका उच्चारण करते हैं, तो जो हमारी जीभ होती है, आपको पता है मुंह के कई हिस्से होते हैं, मुंह के कई हिस्से होते हैं। जैसे ये मान लिया हमारे दांत हैं, ये हमारे दांत हैं, ये दांत है, और दांत का ऊपरी भाग एक मसूड़ा होता है। कौन सा होता है? मसूड़ा। और मसूड़े के तुरंत बाद हमारा जो मुंह की ऊपरी छत, कौन सी? ये मुंह की जो ऊपरी छत होती है, इसको हम तालू कहते हैं। क्या कहते हैं? तालू। क्या कहते हैं? तालू कहा जाता है, तालू। तो हम जब बोलते हैं, जब हम उच्चारण करते हैं, और आपको पता होगा तालू के बाद हमारा नासिका छिद्र होता है, नासिका छिद्र होता है। ये हमारी दांतों के बीच जीवा होती है, और ये जीवा हमारे गले तक जाती है। कहाँ तक जाती है? गले तक। ये मान लिया हमारा गला है, और इसके बाद में यहाँ पर नासिका छिद्र होता है, और यहाँ पर नासिका छिद्र के पास में हमारी काकल्य लगी होती है। क्या लगी होती है? काकल्य। ये काकल्य क्या होती है? काकल्य आपको पता होगा, हमारे गले में जब भी ध्वनियाँ निकलती हैं, तो ध्वनियाँ कहाँ से निकलती हैं? जब दो चीज़ें आपस में टकराती हैं। ध्वनियों के निकलने की वजह होती है जब दो चीज़ें आपस में टकराती हैं, तभी आवाज़ निकलती है, नहीं तो आवाज़ नहीं निकलती है, नहीं तो आवाज़ नहीं निकलती है। तो आपको पता होगा हमारे गले में एक वाक तंतु लगा होता है। क्या लगा होता है? वाक तंतु, जिसको हम काकल्य कहते हैं। ये वाक तंतु क्या होता है? वाक तंतु मतलब वाक यंत्र, बोलने वाला यंत्र होता है। अरे बड़ी अजीब बात लग रही है। बोलने वाला यंत्र कौन सा है गले में? जी होता है। आप मुंह को फैलाएंगे, आपको एक वाक तंतु यहाँ पे दिखाई देगा। आपको एक वाक तंतु लटकता हुआ दिखाई देगा। जब मुंह से हवा निकलती है, इन वाक तंतुओं में टकराती है, वाक तंतु टकराते हैं, तो क्या होता है? तभी आवाज़ निकलती है, नहीं तो आवाज़ नहीं निकलेगी। आपको पता है कि जब भी दो चीज़ें टकराती हैं, आवाज़ तभी निकलती है। तो ये हमारा जिसको हम काकल्य कहते हैं, ये हमारा काकल्य होता है। और काकल्य के बाद ये नासिका छिद्र होता है, ये काकल्य होता है, इसके बाद हमारा गला होता है। तो अब बात आती है कि इनको स्पर्शीय व्यंजन क्यों कहा गया, इनको वर्गीय व्यंजन क्यों कहा गया। इनको स्पर्शीय व्यंजन इसलिए कहा गया क्योंकि जब भी हम व्यंजन का उच्चारण करते हैं, तो जो हमारी जीभ होती है वो मुंह के इन मूल उच्चारण स्थानों को छूती है। कैसे? जैसे मसूड़ा हो गया, जैसे कि तालू हो गया, जैसे कि ये कंठ हो गया। कुछ तो ऐसे होते हैं जैसे कि दांत हो गया। कुछ तो ऐसे वर्ड होते हैं जिनको जीभ छूती है, और कुछ ऐसे होते हैं जो मुंह से वायु निकलती है, उन मूल उच्चारण स्थानों से रगड़ती हुई, उनसे रगड़ खाती हुई निकलती है। तो इनको स्पर्शी व्यंजन इसलिए कहा गया क्योंकि हमारी जो जीभ होती है वो मूल उच्चारण स्थानों को स्पर्श करती है, इसीलिए इनको स्पर्शी व्यंजन कहा गया। अब आपके एक और प्रश्न उठ रहा होगा कि सर वर्गीय व्यंजन क्यों कहा गया। मैं आपको वर्गीय व्यंजन की वजह बता देता हूँ। वर्गीय व्यंजन इनको इसलिए कहा गया वर्गीय क्योंकि इनको वर्गों में विभाजित किया गया है। कौन से वर्ग? 5 वर्ग होते हैं। एक का वर्ग होता है, एक चा वर्ग होता है, टा वर्ग होता है, ता वर्ग होता है, और हमारा पा वर्ग होता है। इनको वर्गों में विभाजित किया गया, इन व्यंजनों को वर्गों में बांटा गया, इसीलिए हम क्या कहते हैं? इसीलिए वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। तो ये नाम हो गया कि इनको क्या कहते हैं? इनको स्पर्शी व्यंजन या इनको वर्गीय व्यंजन क्यों कहते हैं, ये तो हम जान गए। स्पर्शी व्यंजन और वर्गीय व्यंजन के बारे में जान गए। अब बात आती है कि ये कौन कौन से होते हैं स्पर्शी व्यंजन और वर्गीय व्यंजन। तो आपको पता है हमारे 5 वर्ग होते हैं। एक हमारा होता है का वर्ग, एक होता है का वर्ग, एक होता है हमारा चा वर्ग। क्या होता है? चा वर्ग। एक होता है टा वर्ग। कौन सा होता है? टा वर्ग। और टा वर्ग के बाद में जो अगला नाम आता है ता वर्ग होता है। कौन सा होता है? ये हमारा टा वर्ग होता है, और ये हमारा ता वर्ग होता है। ये हमारा ता, और इसके बाद में अगला आता है पा वर्ग। ठीक है। इसीलिए इनको क्या कहा गया? इसीलिए इनको वर्गीय व्यंजन कहा गया क्योंकि इनको कई वर्गों में बांटा गया।
अब एक यहाँ से बात उठती है कि का वर्ग में कौन कौन से व्यंजन आते हैं, चा वर्ग में कौन कौन से व्यंजन आते हैं। ये तो हम छोटी कक्षाओं से सीखते चले आए हैं, ये तो छोटी कक्षाओं से सीखते चले आए हैं, कक्षा 1 से ही हमने सीख रखा है। अब तो नर्सरी और केजी में भी सिखा दिया जाता है कि कौन कौन से वर्गीय व्यंजन होते हैं, का वर्ग में कौन कौन से आते हैं। इन सभी में 5-5 वर्ड आते हैं। एक हमारा आता है का, एक तो आता है का, इसके बाद में और हमारा कौन सा आता है, खा आता है, इसके बाद में गा आता है, इसके बाद में घा आता है, और घा के बाद में अगला कौन सा आता है, या। कभी आप लोग गलती से इस अंतिम वाले को इस तरीके से मत लिखिएगा, क्योंकि यहाँ पर इस बिंदु का बहुत महत्व होता है, इस बिंदु का बहुत महत्व होता है। ये बिंदु हम 4 तरीके से देखते हैं। ये वाली बिंदु को हम कितने प्रकार से देखते हैं, 4 तरीके से। कौन सी, इस वाली बिंदु की बात कर रहा हूँ मैं, इस वाले बिंदु की, पूरे अक्षर की बात नहीं कर रहा। इस वाले बिंदु को हम 4 तरीके से देखते हैं। 4 तरीके से कैसे लगती है, अब आप बता ही देते हैं आपको हम कि ये 4 तरीके से कैसे लगाई जाती है। एक हमारी ये लाइन होती है और एक हमारी ये लाइन होती है, एक हमारी ये लाइन होती है और एक ये लाइन होती है। आपको पता होगा इस वाली रेखा को क्या कहा जाता है, इस वाली रेखा को जो नाम दिया जाता है वो देते हैं सिरोरेखा। क्या नाम देते हैं, इस वाली को जो नाम देते हैं वो सिरोरेखा। क्या देते हैं, सिरोरेखा। और इस वाली लाइन को क्या नाम देते हैं, इस वाली लाइन को नाम दिया जाता है खड़ी पाई। क्या नाम देते हैं, खड़ी पाई। एक होती है हमारी सिरोरेखा और एक होती है खड़ी पाई। अब इस बिंदु को हम कितने प्रकार से लगाते हैं, इसको 4 प्रकार से। कितने प्रकार से, 4 तरीके से। एक तो हम यहाँ लगा सकते हैं, एक हम यहाँ लगा सकते हैं, एक हम यहाँ लगा सकते हैं और एक हम यहाँ लगा सकते हैं। 4 तरीके से, 4 तरीके से इस बिंदु को लगा सकते हैं। अगर कहीं किसी वर्ण के ऊपर ये बिंदु लगा है तो इसको बोलते हैं हम अनुस्वार। क्या बोलते हैं, अनुस्वार। इस वाले को बोलते हैं हम अनुस्वार। क्या बोलते हैं, अनुस्वार। जैसे का के ऊपर अगर ये अंग का बिंदु लगे, ये अंग का ही बिंदु इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंग का बिंदु। कैसे, आप स्वर में आप अंतिम 2 जिनको हम अयोगवाह ध्वनियों के नाम से जानते हैं, उनमें एक हमारा अंग होता है और एक हमारा आहा होता है। इनको किस नाम से जानते हैं, इनको हम अयोगवाह ध्वनियों के नाम से जानते हैं। ये हमारा अंग, ये हमारा अनुस्वार होता है, ये हमारा विसर्ग होता है। ये हमारा क्या होता है, अनुस्वार, और ये हमारा क्या होता है, ये हमारा विसर्ग होता है, विसर्ग। ठीक है। अब जो सिरोरेखा के ऊपर जो बिंदु लगाई जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको अनुस्वार बोलते हैं। ये हमारे पहले बिंदु की बात हो गई। अब बात आती है इस दूसरे वाले बिंदु को क्या बोलते हैं। इस दूसरे वाले बिंदु का नाम होता है, इस दूसरे वाले बिंदु का नाम होता है पंचमा अक्षर बिंदु। क्या होता है, पंचमा अक्षर बिंदु। क्या होता है, पंचमा अक्षर बिंदु। इस वाले को नाम देते हैं पंचमा अक्षर बिंदु। अब बात आती है इस तीसरे वाले बिंदु का नाम क्या होता है, यही पंचमा अक्षर बिंदु ही यहाँ लगा होता है। जो यहाँ लगा होता है वो कौन सा हमारा होता है, पंचमा अक्षर बिंदु। अब बात आती है इस तीसरे, इसको क्या देते हैं, इसको जो नाम दिया जाता है, इस वाले को जो नाम दिया जाता है वो दिया जाता है उत्क्षिप्त या द्विगुण बिंदु बोलते हैं। इसको ताड़नजात भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं, इसको हम ताड़नजात चिन्ह बोलते हैं। इसको हम पंचमाक्षर बिंदु बोल भी सकते हैं, इसको हम पंचमाक्षर चिन्ह भी बोल सकते हैं। और ये हमारा ताड़नजात चिन्ह बोला जाता है। कौन सा, ताड़नजात या उत्क्षिप्त चिन्ह। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं उत्क्षिप्त चिन्ह। उत्क्षिप्त चिन्ह इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है, उत्क्षिप्त चिन्ह। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आपने देखा होगा हिंदी वर्णमाला में कुछ अलग तरीके के भी वर्ड प्रयोग होते हैं। हमारी विदेशी ध्वनियाँ हैं, एक ये हो गया, इसके बाद में एक ये हो गया, इसके बाद में एक ये हो गया, और इसके बाद में एक ये हो गया, और इसके बाद में एक ये हो गया। इनको विदेशी ध्वनियाँ भी कहा जाता है। ये अरबी और फारसी की ध्वनियाँ हैं। ये हमारा जो चिन्ह होता है इसको क्या बोलते हैं, नुक्ता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नुक्ता चिन्ह। क्या बोलते हैं, नुक्ता चिन्ह।
नुक्ता चिन्ह। ये अरबी फारसी में प्रयुक्त किया जाता है। कहाँ प्रयुक्त किया जाता है? अरबी फारसी में। तो आपको ये बातें सभी समझ आई होंगी। सिरोरेखा के जो ऊपर लगा होता है उसको अनुस्वार चिन्ह बोलते हैं। सिरोरेखा के जो इधर दाईं तरफ लगा होता है, सॉरी खड़ी पाई के दाईं तरफ जो लगा होता है उसको पंचमाक्षर चिन्ह बोलते हैं। ये वाला हमारा ताड़नजात या उत्क्षिप्त चिन्ह हो जाता है, और ये वाला हमारा कौन सा होता है? नुक्ता चिन्ह। कौन सा चिन्ह होता है? नुक्ता। तो ये जब तक पंचमाक्षर चिन्ह आप नहीं लगा देते, जब तक आप पंचमाक्षर चिन्ह नहीं लगा देते, तब तक का वर्ग का ये या उच्चरित नहीं होगा, तब तक आप इसको डा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? डा। डा जैसे डमरू, डमरू में लिखा होता है, तब तक आप इसको डमरू वाला डा पढ़ेंगे। तो जब तक हम पंचमाक्षर नहीं लगा देते तब तक ये अधूरा रह जाता है और यहाँ का नहीं माना जाएगा। तो आप कभी भी इस वर्ड को बिना पंचमाक्षर के ना लिखें। इसके बाद में हमारा आता है चा वर्ग। चा वर्ग में कौन कौन से वर्ड आते हैं? चा वर्ग में हमारा चा आता है, चा के बाद में छा आता है, चा के बाद में छा, फिर आता है जा, फिर आता है झा, झा आता है, और इसके बाद में हमारा अगला वर्ड कौन सा आता है? वहाँ आता है। जा, चा, छा, जा, झा और वहाँ। इसके बाद में अगर हम टा वर्ग की बात करें, टा वर्ग में टा, और उसके बाद में ठा, उसके बाद में यही डा, ये डा है। इसके बाद में ड़ा, कौन सा आएगा? ड़ा, और डा के बाद में ढा आएगा, ढा आएगा, और ढा के बाद में कौन सा आएगा? ढा के बाद में ड़ा। अगर हम ता वर्ग की बात करें, ता वर्ग में हमारा ता आता है, ता वर्ग में था आता है, उसके बाद में अगला दा आता है, और फिर धा, और उसके बाद में ना। इसके बाद में अगर पा वर्ग की बात करें, पा वर्ग में हमारा पा आता है, पा वर्ग में हमारा फा आता है, पा वर्ग में हमारा बा आता है, पा वर्ग में हमारा भा आता है, और पा वर्ग में अगला कौन सा आता है? पा वर्ग में हमारा मा आता है। कौन सा आता है? माँ। इनको ये हमारे कैसे हैं? ये हमारे वर्गीय व्यंजन हैं, इसीलिए इनको वर्गों में बांट कर लिखा गया है, इसीलिए इनको कहा जाता है वर्गीय व्यंजन। ठीक है। अगर आपको ये बातें समझ आ गई हैं तो इसके आगे की अभी हमें बात करनी बाकी है। अब प्रश्न उठता है कि इनका उच्चारण कहाँ से होता है। अगर इस वाले का वर्ग के उच्चारण की बात करें, का वर्ग का जो उच्चारण स्थान है, का वर्ग का जो उच्चारण स्थान है वो आपका कंठ है। क्या है? का वर्ग का जो उच्चारण स्थान है वो आपका कंठ है, कंठ। इसके बाद में चा वर्ग की अगर बात करें, चा वर्ग की अगर बात करें तो इसका जो उच्चारण स्थान है, जो चा वर्ग का उच्चारण स्थान है वो आपका है तालु। क्या है? तालु। चा वर्ग का जो उच्चारण स्थान है वो तालु है। का वर्ग कंठ से हमारे उच्चरित होता है, गले से उच्चरित होता है का, का, का। इसके बाद में चा वर्ग जो है वो तालु से उच्चरित होता है, मुंह के ऊपरी भाग। जब हम बोलते हैं तो मुंह के ऊपरी भाग पर दबाव पड़ता है, इसीलिए इसको तालु बोलते हैं। अगर हम टा वर्ग की बात करें, टा वर्ग जो हमारा होता है वो हमारा मूर्धा। क्या होता है? मूर्धा, मूर्धा। जब इनका उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ होती है वो उलट जाती है, जीभ उलट जाती है। टा, टा, टा। आप टा का उच्चारण करें, आपकी जीभ उलट जाएगी, टा। इसके बाद में अगर हम ता की बात करें, ता की बात करें, ता का उच्चारण स्थान आपका दंत होता है। क्या होता है? दंत। और अगर हम पा की बात करें, पा का उच्चारण स्थान हमारा ओष्ठ होता है। क्या होता है? ओष्ठ। क्या होता है? ओष्ठ। ये तो इनका उच्चारण स्थान हो गया। का वर्ग कहाँ से उच्चरित होता है? कंठ से। चा वर्ग कहाँ से उच्चरित होता है? तालु से। टा वर्ग कहाँ से उच्चरित होता है? मूर्धा से। ता वर्ग कहाँ से उच्चरित होता है? दंत से। और पा वर्ग कहाँ से उच्चरित होता है? ओष्ठ से। कहाँ से उच्चरित होता है? ओष्ठ से। का, चा, टा, ता, पा। चालू, चालू से तालु याद रखें, चालू से तालु, का से कंठ, का से कंठ, और चालू से तालु। इसके बाद में जो टा वर्ग है जिनके उच्चारण में हमारी जीभ उलट जाती है, इनका उच्चारण स्थान मूर्धा है। और जो ता वर्ग है इसका उच्चारण स्थान दंत है, पा, पा, फा, बा, भा। जब आप इनको बोलते हैं तो हमारे ओंठ क्या होते हैं? एक में चिपक जाते हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? इनका उच्चारण स्थान कहाँ से माना गया? इनका उच्चारण ओष्ठ से माना गया। आप उच्चारण करके देखिएगा, जब इनका उच्चारण करेंगे तो हमारे ओंठ जो हैं वो एक में चिपक जाते हैं। अब ये तो बात हो गई इनके उच्चारण स्थान पर।
अब एक बात और आपको स्पेशल बता दें, आपको एक विशेष बात बता दें, हमारे जो अंतिम इस स्पर्श वर्गीय व्यंजन के जो अंतिम वर्ण होते हैं, अंतिम वर्ण जो पंचमाक्षर वर्ण होते हैं, जो पंचमाक्षर होते हैं, पांचवें अक्षर होते हैं, इनको कहा जाता है नासिक के वर्ण। क्या कहा जाता है? इनको नासिक के व्यंजन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नासिक के व्यंजन, क्योंकि जब भी इनका उच्चारण करते हैं हमारी प्राणवायु कहाँ से? नाक से निकलती है। नाक पर दबाव पड़ता है, या, वा, रा, ना, मा। जब इनका उच्चारण करते हैं तो हमारे नाक पर दबाव पड़ता है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? इनको नासिक के व्यंजन कहा जाता है। एक बात और आपको बताते चलें, ये का, चा, छा, जा, झा, चा, छा, जा, झा, चा, छा, जा, झा, ये जो चार वर्ण हैं इनको एक और नाम दिया जाता है। इनको जो नाम दिया जाता है इनको कहा जाता है संघर्ष स्पर्शी। क्या कहा जाता है? संघर्ष स्पर्शी व्यंजन। क्या कहा जाता है? संघर्ष स्पर्शी व्यंजन। संघर्ष स्पर्शी व्यंजन क्यों कहा जाता है? सर जब आप इनका उच्चारण करते हैं तो इनको बोलने में संघर्ष करना पड़ता है। इनको बोलने में हमें ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। चा, छा, जा और झा, चा, छा, जा, झा को जब हम बोलते हैं, स्पर्शी तो ये सभी हैं, लेकिन ये संघर्ष स्पर्शी हैं। कैसा है? ये संघर्ष स्पर्शी क्यों? क्योंकि जब इनका उच्चारण करते हैं तो हमें बोलने में अत्यधिक प्रयत्न करना पड़ता है, ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? इसीलिए इसको संघर्ष स्पर्शी कहते हैं। तो आपको ये बातें समझ में आई होंगी बहुत अच्छे से। स्पर्शीय या वर्गीय व्यंजन क्यों कहा जाता है? स्पर्शीय या वर्गीय व्यंजन क्यों कहा जाता है? आइए बात करते हैं अब हम अपने दूसरे प्रकार पर। और वो दूसरा प्रकार हमारा आता है अंतस्थ वर्ण। कौन सा आता है? अंतस्थ। अगर कभी आपसे पूछ लिया जाए कि का उच्चारण स्थान क्या है, तो आप बताएंगे कंठ है। अगर आपसे पूछ लिया जाए इस पंचमा अक्षर वर्ण को, ये जो यहाँ लिखा जाता है, इसका उच्चारण स्थान क्या है, अगर पूछ लिया जाए आपसे इसका उच्चारण स्थान क्या है, तो आपको मालूम है, आप देख चुके हैं, इसका उच्चारण स्थान आपका क्या है? इसका उच्चारण स्थान कंठ है। क्या है? कंठ है। तो अब उच्चारण स्थान भी जान चुके हैं, इनको स्पर्शी क्यों कहा जाता है, इनको वर्गीय क्यों कहा जाता है, ये जान चुके हैं। पंचमा अक्षर जो होते हैं वो पांचवें अक्षर जो होते हैं, जो इन वर्गीय व्यंजन के जो अंतिम अक्षर होते हैं, इनको नासिक कहा जाता है। और हमारे चार वर्ण हैं जिनको हम संघर्ष स्पर्शी के नाम से भी जानते हैं। आइए अब बात करते हैं अपने दूसरे बिंदु पर। वो दूसरा बिंदु हमारा आता है अंतस्थ। क्या आता है? अंतस्थ। अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? जब भी हम अंतस्थ की बात करते हैं तो अंतस्थ वर्णों की संख्या 4। और हाँ, आपको बताते चलें, स्पर्शीय व्यंजन या वर्गीय व्यंजन की संख्या कितनी है? इनकी संख्या 25 है। कितनी है? 25। संघर्ष स्पर्शी की संख्या कितनी? 4। नासिक के वर्णों की संख्या कितनी? 5। नासिक व्यंजनों की संख्या कितनी? 5। हम व्यंजन की बात कर रहे हैं। अगर हम बात करें कि अंतस्थ व्यंजन कितने हैं, तो अंतस्थ व्यंजन की संख्या है 4। अंतस्थ व्यंजन की संख्या है 4। अब आप कहेंगे सर 4 कौन कौन से हैं? 4 कौन कौन से हैं? एक आपका है या, एक है आपका रा, और एक है आपका ला, और एक है आपका वा। या, रा, ला, वा। कौन कौन से? या, रा, ला, वा। ये वो चार वर्ण हैं जिनको हम क्या कहते हैं? जिनको हम अंतस्थ कहते हैं। या, रा, ला, वा। अंतस्थ क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनका उच्चारण अंतःकरण से होता है। कहाँ से होता है? अंतःकरण से। इनका उच्चारण अंतःकरण से होता है, इसीलिए इनको अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। अब बात आती है कि इनका उच्चारण स्थान क्या है। आपको विशेष बातें बताते चलें, आप नोट करके लिख लें। क्या नोट करके आप लिख सकते हैं? या और वा को
या और वा जो हमारे दो हैं इनको अर्धस्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अर्धस्वर कहा जाता है। अब बात तो ये सही है कि इनको अर्धस्वर कहा जाता है, लेकिन कैसे साबित करो इनको अर्धस्वर कैसे कहा जाता है या और वा को। देखते हैं हिंदी व्यंजनों में भी, स्वरों में भी एक वर्ड है जिसको अर्धस्वर के नाम से जानते हैं, वो हमारा री है। कौन सा? लघु री, क्योंकि दीर्घ री हमारे हिंदी भाषा में नहीं है। लघु री मतलब ऋण जिसको बोलते हैं, जिसको ऋण के नाम से जानते हैं। ये जो हमारा ऋण है इसको हम अर्धस्वर के नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि ये रा प्लस ई से मिलकर के बना है, इसीलिए इसको अर्धस्वर भी कहा जाता है। ठीक है, अब दो वर्ड हमारे, दो व्यंजन वर्ड हमारे और आते हैं या और वा, जिनको अर्धस्वर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनका उच्चारण स्वर के रूप में। जैसे हमारे पास एक शब्द आता है, हमारे पास शब्द आता है कौवा। क्या आता है? कौवा। कौवा आप देखते हैं कौवा आपको ऐसे भी लिखा मिलता है कहीं कहीं, और आपको कई जगह आपको कौवा ऐसे लिखा मिलेगा। आप देख पा रहे हैं वाक्य, आपको पहले हम मान लेते हैं ये लिखा मिला और आपको कौवा ऐसे लिखा मिला, और आप देखते हैं इस आके स्थान पर किसका प्रयोग कर लिया गया? इस आके स्थान पर वा का प्रयोग कर लिया गया। आके स्थान पर किसका प्रयोग कर लिया गया? आके स्थान पर इस वा का प्रयोग कर लिया गया। ये आ अपने दीर्घ रूप में था, ये आ अपने दीर्घ रूप में था, इसलिए वा भी अपने दीर्घ रूप में आया। वा में भी बड़ा की मात्रा लगी मिली। कौवा का कौवा ऐसे लिख लिया जाता है। आ का आ की जगह किसको प्रयुक्त कर लिया गया? वा को, इसीलिए इसको क्या नाम दिया जाता है? अर्धस्वर। दूसरी बात आती है ई या कैसे हैं? आप देखते हैं कुछ लोग ऐसे लिखते हैं गई, ऐसे, और इस गई को हम ऐसे भी लिख लेते हैं गई। आप देख पा रहे हैं इस ई के स्थान पर इस या को प्रयुक्त कर लिया गया। इस ई के स्थान पर इस या को प्रयुक्त कर लिया गया, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? अर्धस्वर कहा जाता है। अब बात आती है कि सर इनका उच्चारण स्थान क्या है? ये कहाँ से उच्चरित होते हैं? तो मैं आपको बता दूं या का जो उच्चारण स्थान है वो आपका तालु है। या का जो उच्चारण स्थान है वो आपका क्या है? तालु। या लिख लीजिएगा, या का उच्चारण स्थान क्या है? या का उच्चारण स्थान तालु है। क्या है? या का उच्चारण स्थान तालु है। या का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। अब हम बात करते हैं कि वा का उच्चारण क्या है? वा का उच्चारण स्थान क्या है? अगर हम वा के उच्चारण स्थान पर बात करें तो वा का जो उच्चारण स्थान है वो हमारा दंत प्लस ओष्ठ। क्या है? दंत प्लस ओष्ठ है, इसीलिए इसको दंतोष्ठ कहा जाता है। दंत और ओष्ठ मिलकर के क्या बनाते हैं? दंत और ओष्ठ मिलकर के हमारा दंतोष्ठ बनाते हैं। क्या बनाते हैं? दंतोष्ठ बनाते हैं, इसीलिए इसको दंतोष्ठ कहा जाता है। अब आप इन दो के बारे में बात कर चुके हैं। किसके बारे में? या के बारे में आप बात कर चुके वा के बारे में। अब हम बात करते हैं रा के बारे में। किसके बारे में? रा। अब हम रा के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? रा के। या और वा के बारे में आपको अच्छे से जानकारी हो गई। इनको अर्धस्वर कहा जाता है क्योंकि इनका प्रयोग स्वरों के रूप में भी कर लिया जाता है। पहली बात, इनका प्रयोग स्वरों के रूप में स्वरों के स्थान पर कर लिया जाता है। दूसरी बात, या का उच्चारण स्थान तालु है और वा का उच्चारण जो स्थान हमारा है वो दंत प्लस ओष्ठ, जिसको दंतोष्ठ कहा जाता है। अब अगली बात आती है कि सर रा क्या है? आपको पता होगा रा को लुंठित या प्रकंपित वर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लुंठित या प्रकंपित वर्ण कहा जाता है। लुंठित या प्रकंपित व्यंजन वर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लुंठित या प्रकंपित।
क्यों? क्योंकि इसके उच्चारण में जीभ होती है वो कंपन करती है। इसके उच्चारण में जीभ क्या करती है? कंपन, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? लुंठित या प्रकंपित। अब बात आती है सर रा का उच्चारण स्थान क्या है? अगर हम रा के उच्चारण स्थान की बात करें तो इसका उच्चारण स्थान क्या है? इसका उच्चारण स्थान मूर्धा, जिसको हम मूर्धन्य कहते हैं। क्या कहते हैं? मूर्धन्य कहते हैं। ये इसका उच्चारण स्थान हो गया। अब सर बात आती है कि ला भी बचा है, इसके बारे में कुछ स्पेशल बताओ। ला बचा है, इसके बारे में कुछ स्पेशल बताओ। आइए सर हम ला के बारे में भी स्पेशल बताते हैं। ला हमारा पार्श्विक वर्ण है। क्या है? इसको पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पार्श्विक व्यंजन। इसको पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है ला को। अब सर ला को अगर पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है तो इसका सर उच्चारण स्थान क्या है? अगर हम ला के उच्चारण स्थान की बात करें तो इसका उच्चारण स्थान आपका दंत है। क्या है? ला का उच्चारण स्थान कहाँ से उच्चरित होता है? ये आपका दंत से उच्चरित होता है। कहाँ से उच्चरित होता है? दंत से। आपको सभी अंतस्थ व्यंजन वर्ण बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। 4 हैं, या, रा, ला, वा। या और वा को अर्धस्वर भी कहा जाता है। या का उच्चारण स्थान की अगर हम बात करें, या का उच्चारण स्थान तालु से होता है। कहाँ से होता है? तालु से। और अगर हम वा की बात करें, वा का उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ से होता है। अगर हम रा की बात करें, रा को लुंठित या प्रकंपित व्यंजन कहा जाता है, उच्चारण स्थान मूर्धा है। ला को पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है, उच्चारण स्थान क्या है? उच्चारण स्थान दंत है। क्या है? दंत है। ये चीज़ें आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे। परीक्षा में प्रश्न सीधे इन्हीं प्रश्नों से ऐसे उठा लिया जाता है। ला को क्या कहा जाता है? पार्श्विक, लुंठित, प्रकंपित और नन ऑफ दीज ऐसे ऑप्शन दे देता है और फिर हम बहुत भ्रमित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। नहीं, ऐसा तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं है। लेकिन नहीं, अगर आपने गोल्डन फ्यूचर चुना है, तो आपने भविष्य के विश्वास का मंच चुना है। अगर आपने गोल्डन फ्यूचर क्लासेस चुना है तो आपने विश्वास का मंच चुना है। आपको पूरे विश्वास के साथ, पूरे उम्मीद के साथ तैयारी कराई जाएगी, जिसमें हम आने वाले एग्जाम्स को क्रैक कर सकें। गोल्डन फ्यूचर क्लासेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा मंच है जो आपके भविष्य की मंजिल को तय करता है, जो आपके भविष्य का निर्धारण करता है, पूरी उम्मीद के साथ, पूरी उम्मीदों पर खरा उतरता है। और इसी के साथ आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ और हम आपको नियमित रूप से बेहतर क्लासें देते रहेंगे और जिससे आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी होती रहेगी। देखिए अगला, ये हमारा दूसरा प्रकार था अंतस्थ। अब आता है हमारा तीसरा प्रकार, जिसको हम कहते हैं ऊष्म। क्या कहते हैं? ऊष्म या फिर ऊष्म के साथ संघर्षी। क्या कहा जाता है? ऊष्म के साथ संघर्षी। अभी हमने पीछे पढ़े थे, वो हमारे स्पर्श संघर्षी थे। कैसे थे? स्पर्श संघर्षी। ये संघर्षी हैं, वो स्पर्श संघर्षी थे। इनको क्या कहते हैं? ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। इनकी संख्या कितनी है? सर इनकी संख्या 4 है। इनको सर ऊष्म क्यों कहा जाता है? इनको सर ऊष्म इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब भी हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमारे मुंह से ऊष्मा बाहर निकलती है। कौन कौन है? ये 4 है संख्या में। तो कौन कौन से हैं? ये हमारा एक तो ये सा आता है, जिसको हम एक तो ये सा आता है, इसके बाद में हमारा दूसरा सा आता है, तीसरा एक तो हमारा ये सा आता है, एक ये सा आता है, इसके बाद में तीसरा ये सा आता है और इसके बाद में हमारा आता है हा। इनको किस नाम से जानते हैं? इनको हम ऊष्म या संघर्षी वर्ण के नाम से जानते हैं। सर इनका उच्चारण स्थान क्या है? आपको बता दें, इसका उच्चारण स्थान जो होता है, इसका जो अगर उच्चारण स्थान की बात करें, इसका होता है तालव्य। क्या होता है? तालव्य। इसका उच्चारण स्थान तालु से होता है। इसका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? तालु से। ये हमारा कहाँ से उच्चरित होता है? ये हमारा उच्चरित होता है मूर्धा से। कहाँ से? मूर्धा से।
ये हमारा तालव्य सकार है, ये हमारा मूर्धा सकार है, ये हमारा दंत्य सकार है। इसका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? इसका होता है दंत्य से। इसका उच्चारण स्थान क्या है? दंत है। और इस हा की बात करें, ये हमारा कंठ से उच्चरित होता है। कहाँ से? हमारा कंठ से उच्चरित होता है। और आपको एक विशेष बात बता दें, इसको काकल्य वर्ण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काकल्य वर्ण। इसको काकल्य व्यंजन भी कहा जाता है। काकल्य व्यंजन किसे कहा जाता है? काकल्य व्यंजन की बात जब भी आए आप जानेंगे, हा को काकल्य व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, हा को काकल्य व्यंजन कहा जाता है। उच्चारण स्थान क्या है? उच्चारण स्थान कंठ है, क्योंकि कंठ में ही हमारे वाक् तंतु लगे होते हैं। काकल्य हमारी कंठ में ही लगी होती है। तो ये तो सर हो गए हमारे ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। क्या हो गए? ऊष्म या संघर्षी। ऊष्म में कौन आता है? उसमें तीनों सा और हा आते हैं। उसमें में कौन आता है? तीनों सा और हा आते हैं। अंतस्थ में कौन आता है? अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 है, या, रा, ला और वा। या, रा, ला और वा। अब बात करते हैं अपने अगले टॉपिक पर। और अगला जो हमारा चौथा प्रकार है, जिनको हम संयुक्त व्यंजन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? जिनको हम संयुक्त व्यंजन के नाम से जानते हैं। अब सर ये संयुक्त व्यंजन कौन है और इनकी संख्या कितनी है? हम अगर संयुक्त व्यंजन की बात करें सर, इनकी संख्या 4 है। संयुक्त व्यंजन कितने हैं? 4। कौन कौन से हैं? संयुक्त व्यंजन सर 4 हैं। एक तो हमारा छा आता है, एक तो हमारा छा, क्षत्रिय वाला छा। कौन सा छा? क्षत्रिय वाला छा। इसके बाद में हमारा त्रा आता है। त्रा के बाद में हमारा ज्ञा आता है। ज्ञा के बाद में हमारा कौन सा आता है? ज्ञा के बाद में हमारा अगला आता है सा। कौन सा आता है? सा। इनको संयुक्त व्यंजन क्यों कहा जाता है? क्यों? क्योंकि ये 2 व्यंजन वर्णों के योग से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? 2 व्यंजन वर्णों से। का को भी संयुक्त कह सकते थे, लेकिन नहीं, क्योंकि का संयुक्त नहीं है, क्योंकि का में तो स्वर का योगदान है। और सभी व्यंजन बिना स्वर के नहीं बोले जा सकते, इसीलिए इनको संयुक्त तो नहीं कहा जाएगा। संयुक्त किसको कहा जाएगा? जो 2 व्यंजन वर्णों के मेल से बने होते हैं। 2 व्यंजन वर्णों के मेल से बने होते हैं, उनको क्या नाम दिया जाता है? उनको हम संयुक्त कहते हैं। क्या कहते हैं? उनको संयुक्त कहते हैं। अब बात आती है, अगर ये 2 व्यंजन वर्णों के योग से बना है तो कौन से 2 व्यंजन वर्णों के योग से बना है? कौन से 2 व्यंजन वर्णों के योग से बना है? अगर इस छा की बात करें, ये छा की बात करें, आपको पता हो अंग्रेजी वर्णमाला में इसका उच्चारण, इसके लिए जो वर्ड होते हैं KSH। क्या होते हैं? KSH। ये जो हमारा मिलकर बना है का और सा से। किससे मिलकर के बना है? का और सा से। अगर हम त्रा की बात करें, सॉरी, ये हमारा स्रा, श्री वाला स्रा लिखा जाता है। अंतिम जो चौथा वर्ड है वो स्रा, श्री वाला सा। अगर हम त्रा की बात करें, ये हमारा व्यंजन वर्ड ता और रा से मिलकर के बना होता है। त्रा। अंग्रेजी वर्णमाला में इसके लिए जो वर्ड प्रयुक्त किए जाते हैं वो TR। क्या प्रयुक्त करते हैं? TR। टी का मतलब ता और आर का मतलब रा। अब बात आती है सर ज्ञा। इसका जो शुद्ध उच्चारण होता है वो हमारा ज्या होता है। क्या होता है? ज्या। इसको ज्या पढ़ा जाता है, लेकिन हम ज्या हिंदी में नहीं पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? हम ज्ञा पढ़ते हैं। जो शुद्ध उच्चारण है वो ज्या होता है इसका। अब ये किससे मिलकर बना है? ये सर ये जा और वां से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? जा और वां से। जा और वां जो हमारा पंचमा अक्षर है, जो हमारा चा वर्ग का पंचमा अक्षर है, ये उससे मिलकर के बना है जा और वहाँ से। अब बात आती है ये वर्ड किससे मिलकर बना है? ये स्रा। ये किससे मिलकर के बना है? सर ये सा और रा से मिलकर के बना है। किससे मिलकर के बना है? सा और रा से। किससे मिलकर के बना है? सा और रा से। ठीक है। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी? 4। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी? 4। कौन कौन से? छा और त्रा और ज्ञा, और इसके बाद में हमारा एक आता है सा। कौन सा? सा आता है श्री वाला। कौन सा सा आता है? श्री वाला।
ये बात हो गई, ये किससे मिलकर के बने हैं, ये तो बात हो गई किससे मिलकर के बने हैं। और अब अगली बात आती है, कि सर अगली बात आती है कि इनका उच्चारण स्थान क्या है। अगली बात आती है इनका उच्चारण स्थान क्या है, ये कहाँ से उच्चरित होते हैं। देखिएगा, अगर हम इनके उच्चारण स्थान की बात करें, आप इनके उच्चारण स्थान का अनुमान यहाँ से लगा सकते हैं। आप इनका उच्चारण स्थान का अनुमान कहाँ से लगाते हैं? आप इनका उच्चारण स्थान इनके जिन पूर्ण वर्णों से मिलकर के बने हैं उनसे लगा सकते हैं। इसका उच्चारण स्थान आपको पता है क्या है? मूर्धा। तो इसका उच्चारण स्थान जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा मूर्धन्य। क्या हो जाएगा? वो आपका मूर्धन्य हो जाएगा। अगर इस तरह की बात करें, रा का उच्चारण स्थान क्या होता है? रा का उच्चारण स्थान हम पीछे जान चुके हैं, मूर्धा होता है। ये भी हमारा मूर्धन्य व्यंजन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? मूर्धन्य। ज्ञा की बात करें, ये जा और वहाँ से मिलकर के बना होता है, ये जा और वहाँ से मिलकर के बना होता है। अब आप विचार करिएगा, इसका उच्चारण स्थान कहाँ से होगा? इसका उच्चारण स्थान कहाँ से होगा? इसके उच्चारण पर हम बात कर लेते हैं। अब आप पीछे जान चुके हैं इसका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है। दिमाग लगाओ, आप पीछे वापस जाओ थोड़ा और बताओ इसका उच्चारण स्थान क्या है। सरा के उच्चारण स्थान की बात करें, इसका भी उच्चारण स्थान रा है। ये रा से मिलकर के बना है, तो इसका भी उच्चारण स्थान रा के अनुसार मूर्धन्य ही होगा। क्या होगा? मूर्धन्य होगा। सरा का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धन्य है। अगर इस जा की बात करें, तो इसका उच्चारण स्थान क्या होगा? याद करो, का वर्ग, चा वर्ग, ता वर्ग, टा वर्ग और पा वर्ग। कौन से? का, चा, टा, ता, पा। का के बाद में चा आता है और कंठ के बाद में हमने बताया था आपको चालू और तालू। क्या बताया था? चालू और तालू। तो इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? इसका उच्चारण स्थान आपका तालू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये तो हो गए उच्चारण। इनका उच्चारण कहाँ से होता है? संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 है। कौन से? छा, त्रा, ज्ञा और सा। छा किससे मिलकर बना है? का और सा से। त्रा किससे मिलकर बना है? ता और रा से। जा किससे मिलकर के बना है? जा और वहाँ से, ज्या जिसको पढ़ते हैं। और सरा किससे मिलकर बना है? सा और रा से। ये हमारे हो गए 4 प्रकार संयुक्त व्यंजन के साथ। अब अगले पर बात करते हैं और इसमें और वर्ण आते हैं, कुछ ऐसे वर्ण आते हैं जिनको द्विगुण वर्ण के नाम से जानते हैं, जिनको उत्क्षिप्त के नाम से जानते हैं। पीछे हमने बताया था आपको कि द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन भी होते हैं, वो कौन से होते हैं। आइए इस पर भी बात कर लेते हैं। द्विगुण किसे कहा जाता है? द्विगुण के साथ उत्क्षिप्त किसे कहा जाता है? उत्क्षिप्त के साथ, द्विगुण और उत्क्षिप्त के साथ अगला आता है, उत्क्षिप्त के साथ अगला आता है नवविकसित। क्या आता है? नवविकसित व्यंजन। इनको द्विगुण, इनको उत्क्षिप्त और इनको नवविकसित व्यंजन भी कहा जाता है। क्यों सर, क्यों? इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या है 2। द्विगुण, उत्क्षिप्त, नवविकसित व्यंजन 2 हैं। कौन से हैं? ये सर 2 हैं। एक हमारा आता है ये, और अगला आता है हमारा ये। इसको हम ड़ा और इसको ढ़ा के नाम से पढ़ते हैं। इसको ड़ा और इसको ढ़ा पढ़ते हैं। इसके लिए अंग्रेजी में जो वर्ड आपने देखा होगा, अभी इससे पहले इनके नाम पर चर्चा कर लेते हैं। इनको द्विगुण क्यों कहा जाता है? इनको उत्क्षिप्त क्यों कहा जाता है? इनको नवविकसित क्यों कहा जाता है? इनको द्विगुण इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये दोहरा रोल अदा करते हैं। इनमें दोहरा गुण है। ये कभी तो डाका रूप बनाते हैं और कभी ये ढाका रूप बनाते हैं। कभी ये डाका रूप बनाते हैं, कभी ढाका रूप बनाते हैं, इसीलिए इनको द्विगुण कहा जाता है। अब बात आती है सर इनको उत्क्षिप्त क्यों कहा जाता है? इनको उत्क्षिप्त क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनमें उत्क्षिप्त चिन्ह का प्रयोग करके इन्हें बनाया गया है, इसीलिए इनको उत्क्षिप्त कहा जाता है। बात आती है सर इनको नवविकसित क्यों कहा जाता है? इनको नवविकसित इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये संस्कृत में ध्वनियाँ नहीं थी। हमारी मूल भाषा संस्कृत है, हिंदी का निर्माण संस्कृत से हुआ है, और जब
संस्कृत से हिंदी बनी थी उस समय हिंदी वर्णमाला में ये वर्ण नहीं थे। संस्कृत के मूल भाषा में ना होने के कारण ये हिंदी में नहीं थे। इनको हिंदी भाषा ने अपना विकास करके अपने नए 2 वर्णों का निर्माण किया है, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, इसीलिए इन्हें नवविकसित कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नवविकसित। इनकी संख्या कितनी? इनकी संख्या 2 है, ड़ा और ढ़ा। अब आपको बता रहे थे, अभी थोड़े समय आपने पहले देखा था, एक ड़ा और एक ड़ा। इसके लिए अंग्रेजी में जो वर्ड प्रयुक्त करते हैं वो डी, और इसके लिए जो वर्ड प्रयुक्त किया जाता है वो डीएच। कौन सा? डी और डीएच। इसके लिए कौन सा अंग्रेजी में वर्ड प्रयुक्त करते हैं? इसके लिए वर्ड प्रयुक्त करते हैं रा, और इसके लिए वर्ड क्या प्रयुक्त करते हैं? इसके लिए आर प्रयुक्त करते हैं, और इसके लिए जो प्रयुक्त किया जाता है वो आर और एच। कौन सा? आर और एच। आप जान चुके होंगे कि द्विगुण, नवविकसित या उत्क्षिप्त व्यंजन किसे कहा जाता है। उन व्यंजनों की संख्या कितनी है? उन व्यंजनों की संख्या 2 है। अब आइए बात करते हैं हम अपने अगले प्रकार पर। ये तो हमारे व्यंजन के प्रकार थे, वो पढ़ लिए 4, और इसके बाद में अगली बात आती है प्राणवायु के आधार पर। प्राणवायु के निकलने के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार हैं, और प्रयत्न के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। आइए इनको भी जानते हैं, देखिएगा। आइए इनको भी जानते हैं। सबसे पहला कौन सा प्रकार? सबसे पहला हमारा प्रकार है प्राणवायु के निकलने के आधार पर व्यंजनों के प्रकार। कौन कौन से आते हैं? प्राणवायु निकलने के आधार पर, प्राणवायु निकलने के आधार पर व्यंजनों के प्रकार। कितने प्रकार के होते हैं? सर 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2। प्राणवायु निकलने के आधार पर व्यंजनों के प्रकार कितने हैं? प्राणवायु निकलने के आधार पर व्यंजन 2 प्रकार के होते हैं। सर कौन कौन से? एक तो हमारा होता है अल्प प्राण, और दूसरा हमारा होता है महाप्राण। दूसरा हमारा क्या होता है? महाप्राण। सर नाम तो कुछ जाने पहचाने लग रहे हैं, एक अल्प प्राण और दूसरा महाप्राण। सर अल्प प्राण कौन होते हैं और महाप्राण कौन होते हैं? अल्प का मतलब कम, थोड़ी। प्राण का मतलब यहाँ पर प्राणवायु से है, जिनके उच्चारण में कम प्राणवायु निकलती है, जिनके उच्चारण में कम हवा मुंह से बाहर निकलती है, थोड़ी सी अल्प मात्रा में वायु बाहर निकलती है, उन्हें अल्प प्राण के नाम से जाना जाता है। और महाप्राण के नाम से किसे जाना जाता है? महाप्राण उन व्यंजन वर्णों को जाना जाता है जिनके उच्चारण में प्राणवायु अधिक बाहर निकलती है। कौन कौन से? सर याद कैसे रखेंगे? आप बहुत आसानी से याद रख सकते हैं, आपने देखा होगा, अभी हम एक स्पर्श व्यंजन वर्ग देख चुके हैं, का, खा, गा, घा और वा, या। इनके बारे में बात करते हैं। उच्चारण करके देखिएगा, का, खा। आप अपने मुंह के आगे हाथ लगा लीजिए, और फिर इनका उच्चारण करिए। पहले आप का उच्चारण करिए, फिर खा का उच्चारण करिए। जब आप इसका उच्चारण करेंगे और जब आप इसका उच्चारण करेंगे तो आप देखेंगे ये ज़्यादा प्राणवायु वाले हैं, ये ज़्यादा प्राणवायु वाले हैं। इनके उच्चारण में ज़्यादा प्राणवायु निकलती है, और जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो कम प्राणवायु निकलती है। आप उच्चारण करके देख सकते हैं, इनके उच्चारण में कम प्राणवायु निकलती है, आप उच्चारण करके देख सकते हैं। तो स्पर्श व्यंजन वर्ग के दूसरे और चौथे व्यंजन वर्ग को क्या कहा जाता है? दूसरे और चौथे व्यंजन वर्ग को महाप्राण कहा जाता है। पहले और तीसरे और पांचवें व्यंजन वर्ग को क्या कहा जाता है? पहले, तीसरे और पांचवें व्यंजन वर्ग को अल्प प्राण कहा जाता है। आइए देखते हैं। तो अल्प प्राण ध्वनियाँ कौन सी होती हैं? जिनके उच्चारण में कम प्राणवायु बाहर निकलती है, जिनके उच्चारण में कम प्राणवायु बाहर निकलती है, कम प्राणवायु बाहर निकलती है।
जिनके उच्चारण में कम प्राणवायु बाहर निकलती है उन्हें क्या कहा जाता है? कम प्राणवायु बाहर निकलती है उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। जिनके उच्चारण में कम प्राणवायु बाहर निकलती है उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। कौन कौन से हैं सर? कौन कौन से हैं तो इन्हें आप याद रख सकते हैं। स्पर्श व्यंजन वर्ग का, स्पर्श व्यंजन वर्ग का, स्पर्श व्यंजन वर्ग का, स्पर्श व्यंजन वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, दूसरा और चौथा वर्ण, स्पर्श व्यंजन वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, दूसरा और चौथा वर्ण। और कौन कौन से होते हैं अल्प प्राण में? और अल्प प्राण में हमारे और भी वर्ण आते हैं या और आते हैं अंतस्थ। कौन से आते हैं? अंतस्थ व्यंजन। कौन से आते हैं? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कितने? 4। सर संख्या कितनी हो गई? कुल कितने वर्ण होते हैं इसमें? व्यंजन कितने होते हैं? कुल वर्णों की बात नहीं सर कर रहे हैं, अभी हम कुल व्यंजन की बात कर रहे हैं। अल्प प्राण में हमारे कुल व्यंजन कितने आते हैं? स्पर्श व्यंजन वर्ग कितने होते हैं? 5। दूसरा 5 ये मिल जाएंगे, 4 ये मिल जाए, इसमें भी 5 मिल जाएंगे, 5 और 5 10 और 4 14। कितने होते हैं सर? 14 होते हैं। कितने होते हैं? 14 होते हैं। स्पर्श इस अल्प प्राण जिनके उच्चारण में कम प्राणवायु निकलती है, इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या है 14। अब बात आती है सर, व्यंजन की बात कर रहे हैं सर, अब बात आती है सर महाप्राण किसे कहा जाता है? बात आती है कि महाप्राण किसे कहा जाता है? महाप्राण किसे कहा जाता है? महाप्राण जिनके उच्चारण में अधिक वायु निकलती है, जिनके उच्चारण में सर अल्प प्राण किन्हें कहा जाता है? जिनके उच्चारण में कम प्राणवायु निकलती है। और सर कम प्राणवायु वाले जो होते हैं, वो पहले के बाद में तीसरा, तीसरे के बाद में पांचवा। कौन होता है? पहला तीसरा पांचवा वर्ण। स्पर्श व्यंजन वर्ग का पहला तीसरा पांचवा वर्ण। अगर हम पहले तीसरे पांचवे की बात करेंगे तो ये हो जाएंगे 5, ये हो जाएंगे 5, ये हो जाएंगे 5। टोटल संख्या कितनी हो जाएगी? इसमें हमारे आएंगे संख्या में 15 आएंगे। कितने आएंगे? 15। और अंतस्थ व्यंजन कितने आते हैं? 4। सर संख्या कुल कितनी हो जाएगी? सर संख्या हो जाएगी 15 और 4 19। कितनी हो जाएगी सर? 15 और 4 19। अब बात आती है सर महाप्राण किसे कहते हैं? महाप्राण जिनके उच्चारण में अधिक प्राणवायु बाहर निकलती है, जिनके उच्चारण में अधिक प्राणवायु बाहर निकलती है, अधिक प्राणवायु बाहर निकलती है, जिनके उच्चारण में अधिक प्राणवायु बाहर निकलती है उन्हें कहा जाता है महाप्राण। उन्हें क्या कहा जाता है? महाप्राण। अब बात आती है इनकी संख्या कितनी है, तो महाप्राण में हम पता है स्पर्श व्यंजन वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण। कौन कौन सा? स्पर्श व्यंजन वर्ग का दूसरा और स्पर्श व्यंजन वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण। स्पर्श व्यंजन वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण। सर इसके अलावा और कौन कौन आते हैं? इसके अलावा अगर हम बात करें हमारे ऊष्म व्यंजन, जिनकी संख्या कितनी है? 4। कौन से सर आते हैं? इसके अलावा हमारे आते हैं, इसके अलावा जो हमारे आते हैं ऊष्म व्यंजन। कौन से आते हैं? ऊष्म व्यंजन कौन आते हैं? ऊष्म व्यंजन हमारे 4 होते हैं सर। कौन कौन से? तीनों सा और हा। अगर महाप्राण व्यंजन की बात करें, कुल महाप्राण व्यंजन कितने होते हैं? कुल महाप्राण व्यंजन में हमारे यहाँ से मिल जाएंगे 5, क्योंकि प्रत्येक वर्ग का चा टा ता पा, प्रत्येक वर्ग का एक एक दूसरा, तो 5 ये हो जाएंगे। यहाँ से हमें मिल जाएंगे 5 5 और 5 10 10 और 4 कितने हो जाएंगे?
14। ये हमारे 14 होते हैं और अल्प प्राण में हमारे कितने होते हैं? अल्प प्राण में सर हमारे 19 होते हैं। ये तो हमारे थे प्राण वायु के आधार पर। किसके आधार पर? ये तो हमारे प्राण वायु के आधार पे हैं। और अब सर बात आती है, अब बात आती है अगले प्रकार पर। अब बात आती है अगले प्रकार पर। नेक्स्ट प्रकार पर बात करते हैं, जिनमें हम प्रयत्न के आधार पर, किसके आधार पर जानेंगे? प्रयत्न के आधार पर। अगला है हमारा स्वर तंत्रियों में प्रयत्न के आधार पर, हम कह सकते हैं स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर, स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर व्यंजन के प्रकार। दूसरा हमारा कौन सा है? अगला है स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर, स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर, स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर, स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर भी व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? 2। कौन कौन से सर, कौन कौन से होते हैं? इसमें हम आपको बताते चलें। एक तो हमारे होते हैं सघोष। कौन कौन से होते हैं? एक होते हैं हमारे सघोष और दूसरे कौन से होते हैं? दूसरे सर हमारे होते हैं अघोष। कौन कौन से होते हैं? अघोष। सघोष किसे कहा जाता है? सघोष उन व्यंजन वर्णों को कहा जाता है जिनमें स्वर तंत्रियाँ कंपन करती हैं। जिनमें स्वर तंत्रियाँ कंपन करती हैं उन्हें कहा जाता है सघोष। जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियाँ कंपन करती हैं, जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियाँ कंपन करती हैं, जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियाँ कंपन करती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है सघोष। बात आती है सर अघोष किन्हें कहा जाता है? अघोष किन्हें कहा जाता है? जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियाँ कंपन नहीं करती हैं, जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियाँ कंपन अगर करती भी तो हैं वो भी बहुत ही अल्प मात्रा में, बहुत ही कम मात्रा में। कुछ ऐसे होते हैं जिनमें कंपन बिल्कुल भी नहीं होता, कुछ अगर होता है तो बहुत ही कम। जिनमें बहुत अधिक कंपन होता है उन्हें कहा जाता है सघोष। जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियाँ कंपन नहीं करती हैं, जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियाँ कंपन नहीं करती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है अघोष। अब बात आती है सर कौन कौन से व्यंजन वर्ण सघोष होते हैं? कौन कौन से व्यंजन वर्ण सघोष होते हैं? सघोष आपको बता दें सघोष होते हैं स्पर्श व्यंजन वर्ग का। कौन कौन से होते हैं सर? स्पर्श व्यंजन वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण। तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण। और कौन कौन से सर होते हैं? और सघोष में हमारे आते हैं 3। सघोष में हमारे सर आते हैं 4 अंतस्थ और आता है ऊष्म का हा। कौन सा आता है? हा। अंतस्थ या रा ला वा और इसी के साथ हमारा कौन आता है? हा। सर इसमें कुल कितने व्यंजन वर्ण होते हैं? तीसरा चौथा पांचवा, यहाँ से 5 मिल जाएंगे, 5 ये और 5 ये। सर टोटल कितने हो गए? ये हो गए हमारे 15। कितने हो गए सर? कितने हो गए? ये हो गए 15 और या रा ला वा और हा कितने हो गए सर? 15 और 5 कितने हो गए? 15 और 5 20। कितने हो गए? 20। कितने हो गए? 20। किसके आधार पर? स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर। स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर सघोष। स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर एक तो सघोष आता है, दूसरा अघोष। सघोष कौन सा होता है? तीसरा चौथा पांचवा वर्ण। तीसरा चौथा पांचवा के साथ या रा ला वा और हा, ये तो आते हैं सघोष में। अब सर बात आती है इसमें कुल कितने हो गए? कुल हमारे हो गए 20। अब बात आती है अघोष कौन होते हैं? जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियाँ कंपन नहीं करती हैं। सर इनमें कौन कौन से वर्ण आते हैं? इनमें वर्ण आते हैं स्पर्श व्यंजन वर्ग का, स्पर्श व्यंजन वर्ग का पहला
और दूसरा वर्ण। कौन कौन सा? पहला और दूसरा वर्ण। स्पर्श व्यंजन वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण व्यंजन कितने यहाँ से हो जाएंगे? 5 यहाँ से और 5 यहाँ से, कुल कितने हो जाएंगे हमारे? 10। कितने हो गए? 10। और सर कौन कौन से आते हैं? और सर कौन कौन से आते हैं? और हमारे आते हैं तीनों हा। कौन कौन से आते हैं? और सर हमारे आते हैं तीनों सा। कौन कौन से? सा, एक ये सा और एक ये सा, ये तीनों आते हैं। कुल कितने वर्ण हो जाते हैं? कुल कितने वर्ण सर इसमें हमारे हो जाते हैं? 10 ये और 3 ये, कुल कितने हो जाते हैं? 13। कितने हो जाते हैं? 13। ये तो हो गए हमारे स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर। एक तो सघोष होते हैं, दूसरे अघोष होते हैं। सघोष उन व्यंजन वर्णों को कहा जाता है जिनमें स्वर तंत्रियां कंपन करती हैं, और अघोष उन व्यंजन वर्णों को कहा जाता है जिनमें स्वर तंत्रियां कंपन नहीं करती हैं। कौन कौन से वर्ण आते हैं? स्पर्श व्यंजन वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण। इसके बाद में तीनों 11 अलावा अंतस्थ और प्लस हा, टोटल कितने हो गए? 20। और जिन अघोष जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियां कंपन नहीं करती हैं, स्पर्श व्यंजन वर्ग के 10 और तीनों सा, टोटल कितने हो गए? 13। मैं आशा करता हूं आपको यह क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, और जुड़े रहिएगा इसी के साथ हमारे साथ। आपको नियमित रूप से आपको कक्षाएं मिलती रहेंगी। हम आपको आपके परीक्षा तक, आपकी मंजिल तक लेके चलेंगे, और हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।